नमस्कार। भारत दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। भारत दृष्टि में हम चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर भारत के चिंतन की। आज की चर्चा कुछ विशेष है। गौर से देखें तो मानव सभ्यता का इतिहास प्रस्तरों यानी पत्थरों का भी इतिहास रहा है। एक मान्यता के अनुसार मनुष्य का जीवन गुफाओं कंदराओं से होकर आगे बढ़ा। भाषा विकसित होती इससे पहले ही उसने संकेतों और निशानों के जरिए पत्थरों पर अपनी भावनाएं उकेरी। पत्थरों के साथ बना उसका यह संबंध निर्बाध रहा। पत्थरों के यंत्र बने, खेती के औजार बने, सिल जाता बना और बाद में तो भवन स्मारक और सब कुछ पत्थरों से ही बना। भारत में लोगों ने इन पत्थरों में अपना भगवान भी देखा। पत्थरों के साथ जुड़ी शिल्प और स्थापत्य कला ने इस संबंध को एक अनूठा आयाम दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। पत्थर की इन मूर्तियों में लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा भी की और इन्हीं को अपनी प्रेरणा का स्रोत भी बना लिया। पत्थरों को अमूमन हम बेजुबान समझते हैं, लेकिन दरअसल इन्हीं में लाखों वर्षों की गवाही छिपी है। मानव सभ्यता को इन्होंने विकसित होते देखा है। तो आज हम करेंगे चर्चा पत्थरों की, करेंगे बात इन पत्थरों से, देखेंगे कि ये पत्थर किस तरह से मानव सभ्यता को विकसित होते देखते हैं और यह भी कि भारत की दृष्टि इन पत्थरों को लेकर क्या है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। पत्थर बोलते हैं। इस बात पर संभव है आपको सहसा विश्वास न हो, लेकिन पत्थरों से करीब का रिश्ता रखने वालों को इसका एहसास होता है। मानव और पत्थरों की दोस्ती सदियों पुरानी है। मानव ने सबसे पहले पत्थरों को ही इस्तेमाल करना सीखा था। पत्थरों को तराश कर देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर भी बनाए जाते रहे हैं। कठोर से दिखने वाले ये पत्थर सिर्फ जीवाश्म का समूह नहीं है, बल्कि ये गवाह है मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के। इनकी तरंगों को महसूस किया जा सकता है। इनके साथ एक रिश्ता विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किसी जीव की तरह। इनकी भाषा को इनके करीबी शिल्पकार बखूबी समझते हैं। इनमें एक प्रकार की दैवीय ऊर्जा होती है जिसका स्थानांतरण मानव शरीर में संभव है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को समझा था। ये वो समय था जब लोग प्रकृति के बेहद करीब थे। वे प्रकृति के स्वर को पहचानते थे। आज के समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रकृति को समझने की, पत्थरों को जानने के लिए आवश्यक संवेदनशीलता की भी कमी होती जा रही है। पत्थरों में सब कुछ ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। जरूरत है उनकी भाषा को समझने की, उनकी ऊर्जा को आत्मसात करने की। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं दुनिया के अग्रणी मूर्तिकार और आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय NGMA के महानिदेशक अद्वैत गणनायक जी। अद्वैत गणनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अद्वैत गणनायक जी दुनिया के अग्रणी मूर्तिकारों में से एक हैं। आपने KIIT भुवनेश्वर में शिल्प कला, ललित कला विभाग के भी आप अध्यक्ष रहे। आपने लंदन के स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से भी पढ़ाई की। मुंबई के पास महाबल पहाड़ियों पर गीता के 18 श्लोकों के आधार पर बनी आपकी मूर्तियां बड़ी चर्चा में रही हैं। दिल्ली में राजघाट पर भी आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से जुड़ा जो पत्थर की प्रतिमा बनाई है, वह भी देश की जीवंत प्रतिमाओं में से एक है। मूर्ति कला को लेकर, पत्थरों को लेकर आपके पास एक अनुपम दृष्टि है। 1993 में आपको मूर्ति कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो आज पत्थरों की चर्चा के लिए हमारे साथ आप उपस्थित हैं। अद्वैत गणनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा कुछ अलग है। अमूमन हम पत्थरों को बेजुबान समझते हैं। हम मानते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन एक दृष्टि यह भी है कि ये पत्थर ही हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से पूरी दुनिया को विकसित होते देखते आ रहे हैं, और यही पत्थर हैं जो उस पूरी सभ्यता की गवाही देते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये पत्थर बेजुबान होते हैं? कभी
उसका पास आने से आप उसका वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है ना, वो आप पहाड़ का पत्थर का पास बैठे हैं ना, आपको लगता है पीछे कोई शेल्टर जैसा है। शायद इसीलिए मुनि ऋषि जब कुछ सोचते थे कनेक्ट करने के लिए, चट्टान का ऊपर बैठते थे, वो डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। इसलिए हमारा पूर्वज कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस जाते थे, इवन मेक्का में आप देखेंगे नदी जैसा लोग भाग रहे हैं। छोटा सा पत्थर है, चांदी में उसको मतलब चारों तरफ कवर किए, बीच में छोटा सा ब्लैक पत्थर है। अच्छा, लोग को आप देखेंगे, क्यों आपको सरप्राइज लगेगा कि उसका चारों तरफ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जैसे कि मंथन, मतलब छोटा सा पत्थर का पास उसको छोटा सा किस करने के लिए। और जेरूसलम में आप देखे होंगे जो स्टोन वॉल है, उसको लोग छूते हैं, पागलपन, रोते हैं, बोलते हैं कुछ। आपको लगता है कि कहाँ हम किसका पास आ रहे हैं, उसको हम बोल सकते भी। और ओडिशा जाएंगे, जगन्नाथ का मंदिर है, आपको वो पत्थर कुछ ला के लोग को एम्ब्रेस करते हैं, लगता है मेरा दोस्त है, मेरा मतलब ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है तो फिर छोटा सा पत्थर हमारा रिंग के अंदर भी हम रख लेते हैं, जो कि उसका साथ जो रिलेशन है ना, वो बहुत अंतरंग है और बहुत निबिड़ है। और सबसे पूरा मैं देखता हूँ ना, हमारा ये प्लानेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर हमारा होता है पत्थर। उसको हमारा बारे में सब कुछ पता है। जब उसको हम सरेंडर करते हैं, वो बोलना भी शुरू करता है। और ऐसे मेरे को लगता है कि जो प्रोसेस है ना, जब हम कुछ बोलते नहीं थे, कुछ लैंग्वेज भी पता नहीं था, तो कहाँ भी हम जा रहे थे, छोटा सा पत्थर का ऊपर हम चित्र बना के हम चलते थे, नहीं भाई हम इधर जा रहे हैं। वो जो केव अभी भी वहाँ पर हमारा कैसे हमने सारी प्रोसेस डेवलप किया और कहाँ तक अब पहुँचा, एक लेयर भी पूरा हिस्ट्री बताता है। तो पत्थर का पास वो सारी चीज़ है। और जब जब हम काम भी करते हैं ना, शुरू में झगड़ा जैसा लगता, चीज़ें रिएक्ट करता है पत्थर। जब हैमरिंग होता है ना, वो हाथ में लगता है, टेंशन होता है, झगड़ा होता है, फिर कुछ टाइम के बाद हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। और ऐसे एक स्टेज आता है जो उसका स्किन है ना, हमारा स्किन का साथ मर्ज हो जाता है, उसको फील कर सकते हैं आप। तब एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, डायलॉग शुरू होता है, फ्रेंडशिप शुरू होता है। फिर उसके बाद एक रूप का बारे में हम सोचते हैं, इतना लाइफ उसका अंदर है। आपने जो बात कही है, पत्थरों के साथ एक संबंध विकसित हो जाता है, ठीक इससे जुड़ी ही एक कहानी हम लोग बचपन में सुनते आए कि स्थापत, शिल्प और शिल्पकार का, मूर्तिकार का एक अलग संबंध पत्थरों से हो जाता है। वो कहानी ऐसी है कि 3 व्यक्ति एक मूर्ति बना रहे हैं पत्थर में भगवान की, लेकिन पहले से कोई प्रश्न करता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो बड़े ही निराश भाव में कहता है कि देख नहीं रहे हो, मैं पत्थरों को तोड़ रहा हूँ। उसके लिए वह बस पत्थर को तोड़ने जैसा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ। वो निरपेक्ष है, वो निराश भी नहीं है, बहुत उत्साहित भी नहीं है, उसके लिए एक मूर्ति बनाने का काम है। और तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को गढ़ रहा हूँ। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, भाव अलग हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति का भाव भगवान को गढ़ने जैसा है। शिल्प से, मूर्ति कला से कलाकार का जो ये संबंध विकसित होता है, ये कैसे होता है? ये पत्थर भी हमारे कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं। तो मेल पत्थर में फीमेल स्टैचू बनता था, क्योंकि मेल पत्थर उसका साउंड से, जैसे ना हमरिंग करते हैं, उसका साउंड बहुत लीनर होता है। जो फीमेल स्टोन बहुत स्ट्रांग होता है, वो साउंड से, उसका टेक्सचर से, उसका रेंज से, थोड़ा पानी डाल के उसको फील करके उसको रूप, जब उसका वाइब्रेशन हमको पता होता है कि ये फीमेल स्टोन है, इसमें मेल स्टैचू बनाते थे। क्योंकि फीमेल स्टोन बहुत हार्ड होता है, उसमें डिटेल काम करना मुश्किल है। क्योंकि मेल स्टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें आप औरत का जब फीमेल फिगर तैयार करेंगे, उसमें ज़्यादा ऑर्नामेंट होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसका आवाज़ भी ऐसा होता है। उसी हिसाब से एक्चुअली जो पत्थर का साथ हम डायलॉग शुरू करते हैं, उस टाइम से ये सारी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं उसका पर जो रूप है ना, वो
कनेक्ट टू सुप्रीम पावर। भारत में यह संबंध और भी व्यापक आयाम पर रहा। भारत के जिस प्राचीन गौरव गरिमा की बात हम करते हैं उसमें उन भवनों, स्मारकों, मंदिरों की बात ज़रूर आती है। खजुराहो की बात करें, अजंता एलोरा की बात करें, या फिर बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करें, उनके भवन स्मारकों की बात करें, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें, या फिर आपरूपी कैलाश पर्वत की ही बात करें, इतने बड़े भवन, इतने बड़े स्मारक, मंदिर, ये सब बन पाए, इसे आप कैसे देखते हैं? चलिए, अभी मैं सोच रहा हूँ, कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से कोई आके उसको तैयार किया। क्योंकि जो अजंता एलोरा का बारे में हम सोचते हैं, तो एक आर्टिस्ट सोच रहा है कि उसका मंदिर बना रहे हैं और टॉप से वो कार्विंग करेंगे, पूरा पत्थर काट के एक मंदिर बना रहे हैं। मतलब वो जो फीलिंग है ना, मेरे को लगता है वो हमारे जैसे आर्टिस्ट नहीं थे, वो पूरा मॉन्क जैसा थे कि इतना डेडिकेशन उनका अंदर था कि वो पत्थर का साथ पूरा पत्थर हो गए थे। और उस तरीका वो जो भी उस सोच रहे थे उसको वो पत्थर में वो ट्रांसफ़र कर रहे थे और पत्थर भी उसको रिसीव कर रहा था दोनों तरफ से। तो इतना भव्य रूप वो तैयार हो पाया। नहीं तो उस टाइम देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी का इतना सुविधा नहीं था। और शाम 3 बजे शायद जंगल का अंदर था, वो 3 बजे शाम हो गया होगा, सुबह लाइट भी बहुत लेट में आता। कैसे स्थिति में वो लोग काम किए हो रहे, वो इतना बड़ा पत्थर, पूरा पहाड़ वो लोग काट लिए। तो वो काटे नहीं है, वो पहाड़ भी बोला होगा कि इस तरह का कुछ रूप हो जाए जो कि दोनों, उनको लग रहा होता जो खराब चीज़ है, जो पत्थर है ना, जो बेकार पत्थर है, उसको बस निकालना है, लेकिन उसका अंदर सारे वो रूप है। तो इस तरह का फीलिंग में इतना बड़े, जैसे आप सोचे भी ये तो एक पत्थर काट लिया, लेकिन उड़ीसा में जो हुआ वो कोणार्क, उसमें पत्थर रख रहे के बनाए, मतलब छोटे छोटे पीस पत्थर काट के बड़े पत्थर भी लगाए। लेकिन कैसे में समुद्र का अंदर वहाँ इस तरह का सिस्टम है, आप पत्थर को लाना भी मुश्किल है। और वहाँ वो सोच रहे हैं पहला सो सनराइट वो मंदिर का अंदर आएगा, वो मेरा मेन स्टैचू है, वो पहला सनलाइट में लाइट होगा और मंदिर इसमें लाइट होगा और शून्य में स्कल्पचर रहेगा। इसे कैसे इमेजिन, जो वे ऑफ इमेजिनिंग कितना बड़ा था, वो लोग इतना बड़ा इमेजिन कर पा रहे थे, वही उनको वहाँ तक लेके पहुँचा। क्योंकि वो डायरेक्ट जो उनका कनेक्शन था ना, डायरेक्ट वो सुप्रीम पावर का था। तो वो कनेक्ट जो मेन सोर्स का साथ होता है ना, वो बहुत पावर, वो उन लोग का आर्टिस्ट का इस तरह का इमेजिनेशन था कि वो मेन सोर्स का साथ कनेक्ट कर सकते थे। तो इसलिए उनका भाव भी बहुत बड़ा था, रूप भी बहुत बड़ा था और सब कुछ बहुत बड़ा था। तो हम कर रहे हैं चर्चा पत्थरों की, कर रहे हैं बात पत्थरों से, कर रहे हैं बात पत्थरों की। लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो पत्थरों से जुड़े कुछ और आयाम पर करेंगे बातचीत। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद भारत दृष्टि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चर्चा पत्थरों की जीवन दृष्टि की, और हमारे साथ चर्चा में उपस्थित हैं दुनिया के अग्रणी मूर्तिकार, एनजीएमए के महानिदेशक अद्वैत गणनायक जी। एक बात जो आप कहते हैं कि सारी कलाएं, लेखन की, गायन की या और भी कलाएं, मूर्ति कला की, सारी कलाएं हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। हम प्रकृति के सानिध्य में, उनके निकट जितना अधिक होते हैं, कला की यह शक्ति और अधिक हमें मिलती है। क्या आज का जो संकट है वह प्रकृति से दूर चले जाने का संकट है? इसे आप कैसे देखते हैं? ये पक्का है कि हम पहले जब हम सोचते हैं कि कोई अगर ऐसे होता था कि पढ़ाई करना है बेटे तो जंगल जा, आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, वहाँ राजा घर का बेटा भी होना, वो चाहे तो अपना घर में एक पैलेस में एक स्कूल बना सकते। लेकिन वो अगर आप कुछ नॉलेज लेना कि पढ़ाई करना कुछ भी, तो वो जंगल भेजते थे। एक्चुअली जंगल वहाँ पर है ना, आप वो प्योर चीज़ को रिसीव कर सकते। जैसे आप रुद्रप्रयाग में बात कर रहे हैं, बात भी आप ऐसे जा रहे हैं ना, आप उसको फील कर सकते, कैच भी कर सकते। मतलब जो नेचर जो सिखा था ना, स्पेशल आर्टिस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसका कैरेक्टर भी नेचर जैसा होता है। वो नीचे से
आप खुला आसमान देख रहे हैं, थोड़ा बारिश में पानी गिर रहे हैं पत्ता का ऊपर, पानी का अंदर डुबकी लगा के वो साउंड को सुन रहे हैं। वो जो वाइब्रेशन है ना, वो इतना पावरफुल होता है। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब गांव जाता था, मेरा ग्रैंड मदर बूढ़ी माँ क्या करती, वो पाँव से सिर तक पहले छू लेती थी, उससे उसको पता होता था मैं गलत क्या कि अच्छा क्या। अभी जाके पूरा इतिहास भी बोलो किसको समझ में नहीं आता है। वो जो सेंस है ना, वो नेचर ही दे सकता। अभी हम बिल्डिंग का अंदर हैं, शहर में, वो जो जहाँ भी कोई वाइब्रेशन नहीं है कुछ, आप उसका, अब हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो बात भी मूव करता है, वो भी कहाँ डिपॉजिट होता है। जैसे हम SMS करते हैं ना, 2 दिन के बाद SMS पहुँचता है, तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, वो घूम रहा था, उसका नंबर को ढूंढ रहा था। तो ये वो जो वाइब्रेशन है ना, इतना यहाँ पर पोल्यूशन है, इतना पोल्यूटेड है, जो हम रिसीव कर रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल है। वो प्योर चीज़ रिसीव करना ही बहुत, इसलिए हमको नेचर का पास जाना ही पड़ेगा। और कोई भी उपाय नहीं, हम अगर कुछ बात जो सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव सेंस में हम कुछ करना है, वो नेचर ही कर सकता है। कहा यह भी जाता है कि पत्थरों का भी अपना संगीत होता है, पत्थर ध्वनि को संग्रहित भी करते हैं, प्रसारित भी करते हैं। ये कैसी अद्भुत बात है। ऐसे एक्चुअली वेदों में है, ध्वनि ही समूहित आकार प्रच्यति, मतलब साउंड को अगर फ्रीज कर लेंगे एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ये पत्थर वही है, जो हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये पत्थर भी रिसीव करता है। और हर चीज़ अभी भी टेक्नोलॉजी हो गया, वो साउंड को हम रिकल भी कर सकते। तो ये जो सारी सिस्टम आप ग्रीक में देखिए, जो थिएटर जब वो होता था, वो इतना ह्यूज थिएटर में वो डायलॉग शुरू कर रहे हैं मेन स्टेज से, वो लास्ट तक पहुंचता था, वो वाइब्रेशन कैरी करता है। जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, साइड में इतना भयंकर तूफान जैसा मतलब समुद्र है, उसका गर्जन, उसका अंदर आ पाएंगे जो शांत लगेगा। तो कैसे पत्थर किस तरीका हम यूज कर रहे थे, उसका ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप कोई भी मंदिर, हाँ मंदिर आप हम्पी का पास जाएंगे, वहाँ मंदिर में साफ स्वर मिलेगा, और पत्थर में तो कैसे हो रहा था, वो पत्थर सारे कुछ रिसीव करके रखा है, लेकिन आप उसको फील करना चाहिए। जैसे बच्चे का साथ खेलने के लिए आपको बच्चे होना पड़ता है, पत्थर का साथ आपको खेलने के लिए, उसका आसपास रहने के लिए आपको पत्थर, इतना पेशेंस होना चाहिए आपके पास, पत्थर जैसा होना पड़ेगा। भारत में हम लोग पत्थर की इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और यह कोई केवल विचार की बात नहीं है, बिल्कुल इस भाव से करते हैं कि सच में उन मूर्तियों में प्राण आ गया। और जब प्राण आ जाता है तो एक देवता की तरह, साक्षात जीवित देवता की तरह उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह कैसा विज्ञान है। हम पहले उसको माजना बोलते थे, मूर्ति जब बनता है उसका बाद उसको माजना करते हैं, घी में, दूध में। आप शिवलिंग का बारे में सोचिए, हैं, तो उसमें हम जब माजना करते हैं ना, हमारा वाइब्रेशन वहाँ ट्रांसफ़र होता है। कभी हम उसको जीवदान बोलते हैं कि उनका अंदर जो एनर्जी है ना, वो जैसे सोच के हम ट्रांसफ़र। कभी अभी दुर्गा पूजा हो रहा था, अभी देखिए पूरा देश भर में, तो वहाँ वो मिट्टी में बनता है। वो जब आँख में हम उनका चक्षुदान करते हैं ना, उस टाइम बोलते हैं उसको जीवदान, मतलब उनका पूजा इस तरह का होता है, वो फिर जीवंत हो जाता है। वही क्योंकि आपका वाइब्रेशन जो आप सोच रहे हैं, जो एनर्जी का आप कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं, वो सारा इसमें मर्ज हो जाता है। जैसे जगन्नाथ का भी प्रोसेस आप देखेंगे, जगन्नाथ वो जो बड़े पंडे होते हैं, जो मंदिर में होते हैं, उनको ड्रीम में आते हैं, वो फिर 3 दिशा में भागते हैं, और उनका भी संकेत होता है कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ स्नेक्स होगा, वो पेड़ का अंदर कहाँ शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह होगा। ये सारी एक प्रोसेस कैरी करता है, और उसको इतना रेस्पेक्ट से हम पहले क्या करते हैं, वो गोल्डन आक्स में उसको काटते हैं, उसका बाद सिल्वर आक्स में, उसका बाद लोहा में, है सारी प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेसन करके लाते हैं। एक प्रोसेस, वो जो प्रोसेस में है ना, वो प्रोसेस में इतना इंटरेस्ट, वो अपने आप एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है आप जो प्रोसेस में। बहुत अच्छी बात है, आप इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसकी जो अंतिम परिणति है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस पूरी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि इस पूरी प्रक्रिया से सबसे पहला संबंध एक कलाकार का होता है। कलाकार का दरअसल काम एक वातावरण तैयार करना है समाज में,
और समाज का जो जीवन है उस वातावरण से ही निकलता है। जितना अच्छा, जितना उदात्त, जितना मोहक वातावरण तैयार होगा, समाज का जीवन उतना ही उदात्त उससे निकलेगा। एक कलाकार की जो समाज के प्रति यह प्रतिबद्धता है, क्या आपको लगता है वह आज बरकरार है? वो अगर सीरियसली सोचते हैं, बिल्कुल नहीं है। जो वातावरण होना चाहिए, मैं कुछ दिन पहले यहाँ से आने से पहले कुछ आर्टिस्ट जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट उनको बोलते हैं, उनको लाने के लिए कोशिश किया कि उनको एक शहर में लाके एक वातावरण में क्रिएट करूं कि उनके काम होगा। क्यों गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट होता है, आप उनके लिए घर बनाते हैं, उनके लिए स्टूडियो बनाते हैं, उनके लिए मार्केटिंग भी करना पड़ता है, सारे सिस्टम। तो मैंने देखा है कि 2 महीना का बाद एक भाग रहे हैं। तो पता भाई क्या हुआ? भाई सरकार ने अपने सारे को सुविधा किया, घर भी बनाया, सबको सुविधा किया, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? फिर वो कोई बताते नहीं है। ट्राइबल लोग बहुत सिंपल होते हैं, उनको बोलते नहीं है। फिर उनका जहाँ घर भी ऐसे होता है ना, यहाँ पर जंगल में घर है, 1 किलोमीटर का बाद एक घर होगा। मतलब वो लोग को इस तरह का एटमॉस्फेयर में लोग रहते हैं। और उनका पास जब गया, थोड़ा उनका साथ चाय पिया, वो बताए, साहब आप बता रहे हैं आप हमारे लिए घर बना दिए, लेकिन घर बनाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। 2 लकड़ी लगा दिया, मिट्टी लगा दिया, घर बन जाता है। लेकिन वो ढोकरा में काम करता है, वो पता है साहब वहाँ मेरा वैक्स का धागा नहीं लगता है, वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट, मेरे को ये छोटा सा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा था उनको शहर ले आऊँगा और बड़े बड़े काम कराऊँगा, उनको मार्केटिंग करूँगा, वो विदेश जाएंगे, क्या क्या बड़े बड़े चीज़। लेकिन एक्चुअल जो बात बताया ना, वो वातावरण। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, क्योंकि आप नालंदा का बारे में सोच लीजिए, नालंदा उस टाइम 360 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो कहाँ से इतना प्रोफेसर होंगे, क्या होगा, आप कैसे सोच रहे होंगे? और उस टाइम आर्ट कॉलेज शायद नहीं होगा, आर्ट कॉलेज नहीं था। लेकिन वो वातावरण ऐसे था, कोई भी कॉन्सेप्ट लेके उसका अंदर आए ना, वो रिजल्ट लेके जा रहा था। विदेशों से हुएन से भी आ रहे थे पढ़ाई करने के लिए। आप सोचिए 10,000 स्टूडेंट, रेसिडेंसी स्टूडेंट था, तो उसका वातावरण कैसे होगा? वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता। तो वो वातावरण आज वहाँ जो एजुकेशन सेंटर, जो रिसर्च सेंटर जहाँ होना चाहिए, वहाँ पर नहीं। आप आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय के महानिदेशक हैं। कला के प्रति आपकी दृष्टि एकदम अलग है, बातचीत से भी बात समझ में आती है। यहाँ आने के बाद आपने कहा था कि आधुनिक कला को परंपरागत कला से जोड़ना ही पड़ेगा, तभी उसके प्रति लोगों का एक रुझान होगा। आप आधुनिक कला को जड़ से, परंपरा से एकदम काट कर नहीं देख सकते। क्या कोई सामंजस्य बैठ पाया है? अभी हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे रीजनल तक टच करना चाहिए। जैसे हम ट्राइबल आर्ट का बात कर रहे थे कि ये लोग अभी भी कंटेम्प्रेरी है। क्योंकि कंटेम्प्रेरी मतलब क्या, जो समसामयिक कला होता है। अभी जो हम एक कपड़ा पहनना रहे वो कंटेम्प्रेरी है, तो वो लोग भी लेकिन उनको हम 21st सेंचुरी में कैसे प्रेजेंट करें? हमारी जो बात को इंटरनेशनल, एक्चुअली कभी कभी यहाँ पर ये संग्रहालय ऐसे एक जगह है जहाँ की पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं, सारे एम्बेसी होते हैं, और हमारे सारे देश का बड़े बड़े महान कलाकार, उनका हमारा पास पूरा ट्रेजर यहाँ पर है। लेकिन हम क्या किया ना, जो हमारा सामने में जो कलाकार नज़र है, बड़े बड़े सिटी में जो कलाकार हैं, उनका पास तो हम इजीली पहुंच गए। लेकिन अब टाइम आ गया, हमको नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए है, हमको उड़ीसा जाना चाहिए, हम साउथ में कुछ पार्ट मूव करना चाहिए, हम आर्टिस्ट का पास जाना चाहिए और उनका साथ डायलॉग शुरू करके उनको भी हाँ प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत स्वाभिमानी होता है। वो लोग छोड़ो, ये सरकार वर्ग का चक्कर में नहीं आते हैं। जो आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ बात किया था, वो आर्टिस्ट इतना बड़े शहर आके वो तो उसको डर लगता है, भाई इसके अंदर कैसे जाऊँ, क्या बात करूँ। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पास हम जाए और उनका साथ डायलॉग शुरू करें, उनको यहाँ लाके हम प्रेजेंट करें, और इस तरह का सोच जो कि रूट को टच करे, वहाँ बार बार हमको हैमरिंग करना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, आपको बार बार हैमरिंग करना चाहिए, फिर उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे पत्थरों की, कला की। भारत में जो कला का पूरा साम्राज्य है, भारत में कला का जो पूरा परिदृश्य है, यह भी एक ग्लोबल वैश्विक अभियान हो सकता है, बशर्ते कि हम अपनी जड़ों की ओर वापस लौटें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि परंपरा
जमा हुआ पैर है और आधुनिकता उठा हुआ पैर। उठा हुआ पैर जमे हुए पैर के दम पर ही आगे बढ़ सकता है। तो आधुनिक कला और परंपरागत कला में एक जुड़ाव हो तभी बात आगे बनेगी। पत्थरों को लेकर हमने आज बड़ी मार्मिक चर्चा की। जिन पत्थरों को हम बेजुबान समझते हैं, दरअसल उनके अंदर हज़ारों वर्षों की गवाही छिपी है। पत्थरों के साथ जब हमारा तादात्म्य बनता है, संपर्क बनता है, तो वो भी एक जीवित जीव की तरह हो जाते हैं और हम उनसे बात कर सकते हैं। हमने यह भी चर्चा की कि प्रकृति दरअसल हमारी नियामक है, हमारी रेगुलेटर है। वहीं से हमें सारी कलाएं मिलती हैं। हम प्रकृति के जितने समीप जाएंगे, प्रकृति की उतनी ही शक्ति हमें मिलेगी। तो आज की चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। अद्वैत गणनायक जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कार्यक्रम देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।